अब कुछ प्रोग्राम डिस्कस करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड। उन एग्जांपल को पढ़ने से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि आप इफ़ स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, कैसे इवेलुएट होगी वो इफ़ स्टेटमेंट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको एग्ज़ाम्स में लिखने नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कैसे वो इवेलुएट होती है इफ़ स्टेटमेंट। सो पहले हमारे पास एग्ज़ाम्पल हम पहला ले लेते हैं। इफ़ A is greater than B, then if C is greater than D, then y की वैल्यू x में असाइन हो गई, else z की वैल्यू x में असाइन हो जाएगी, एंड if ठीक है। पहले इतना पार्ट समझ लेते हैं, फिर आगे वाला पार्ट करेंगे। आप बुक में से भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारी इफ़ स्टेटमेंट है उसके अंदर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है A ग्रेटर देन B, देन तो इसमें क्या है, अगर ये वाला लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, मतलब A ग्रेटर देन B है, तो अगली वाली इफ़ स्टेटमेंट पे हम जाएंगे, ठीक है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो इसके बाद जो एल्स इफ वाली स्टेटमेंट आपकी बुक में दे रखी है हम उस पे जाएंगे। अभी हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये वाला लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है, मीन्स A ग्रेटर देन B है, तो हम नेक्स्ट वाली इफ़ स्टेटमेंट इवेलुएट होगी। ये जो पार्ट है वो इस इफ़ स्टेटमेंट के पहली वाली इफ़ स्टेटमेंट के अंडर आता है, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट इवेलुएट होगा। अब ये ट्रू है, A ग्रेटर देन B है, तो फिर हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराएंगे अब इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो भी है, ठीक है। हमारी अब फर्स्ट स्टेटमेंट है पहली वाली इफ़ स्टेटमेंट के अंडर जो भी स्टेटमेंट्स है उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ के अंदर अब एक और एक्सप्रेशन है C ग्रेटर देन D, देन अगर ये C भी ग्रेटर है D से तो हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो x के अंदर असाइन हो जाएगी। अगर C ग्रेटर देन D नहीं है तो इस इफ़ का जो एल्स है उस पर चले जाएंगे। अब एल्स में क्या है, x में z की वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर इस इफ़ का एंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये A ग्रेटर देन B है तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। इसमें भी अगर C ग्रेटर देन D है तो y x के अंदर असाइन हो जाएगा और फिर ये इफ़ स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगी क्योंकि ये वाली ट्रू हुई है, ठीक है। अब हमने सपोज़ किया कि A ग्रेटर देन B है लेकिन C ग्रेटर देन D नहीं है, C लेस देन D है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा ये स्टेटमेंट ख़त्म, और जो बड़ी वाली इफ़ थी मीन्स ये वाली इफ़ थी उसका इफ़ ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू था तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूट होने के बाद भी वो बाहर चली जाएगी, एंड इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट होगी, जो इसके एंड इफ़ के बाहर वाली स्टेटमेंट होगी। मैं थोड़ा छोटा लिखने का ट्राई करती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। If A greater than B, then if C greater than D, then x y और else पार्ट लग गया x z। अब ये जो else है वो इसका है, अब जो मैं एंड इफ यूज़ करूँगी वो अभी अंदर वाली इफ़ का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा इस वाली इफ़ का एल्स इफ, देन फिर इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ लाइन लगाकर। आपको ऐसे अलग अलग नहीं लिखना है, इसी के नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसी पे लिख रही हूँ। ये एल्स इफ के अंडर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जिसमें w की वैल्यू x के अंदर असाइन हो जाती है। फिर इस बड़ी वाली इफ़ का एल्स
इसमें क्या स्टेटमेंट है, p की वैल्यू x में असाइन हो जाएगी। फिर ये बड़ी वाली इफ़ स्टेटमेंट है, उसका एंड इफ होगा। देखो बड़ी वाली मतलब जो सबसे बाहर वाली है, फिर उससे छोटी वाली ये वाली। अब समझो क्या है कि अब a ग्रेटर देन b अगर हमारा ट्रू है, मीन्स a b से बड़ा है, तो इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो इवेल्युएट होंगी। ठीक है। अब अगर हमारा a b से बड़ा नहीं है तो वो इस पे आएगा, क्या a b की इक्वल है? अगर a b की इक्वल भी नहीं है तो एल्स पे आ जाएगा। अगर a b की इक्वल है तो एल्स इफ़ के अंडर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अदरवाइज़ बड़ी वाली इफ़ का जो एल्स है वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अगर हमारा सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन चेक होता है, अगर a ग्रेटर देन b है ही नहीं तो एल्स इफ पे आएगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि a b से बड़ा है, a b से बड़ा है तो अंदर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते ही वो इससे अगली जो स्टेटमेंट होगी मीन्स पूरी इफ्स वाली से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो अब क्या था, सी, अब अंदर वाली स्टेटमेंट सी है तो अब सी फिट से चेक हो रहा है। एक और लॉजिकल एक्सप्रेशन है, सी बड़ा है डी से, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज़ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा। इसका एक फ्लो चार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो फ्लो चार्ट में क्या था, यहाँ पे मैंने इफ़ लिया, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, अगर वो ग्रेटर है b से तो आगे एक बार और चेक होगा कि वो c से बड़ा है या नहीं। ठीक है, ये ट्रू है। अब ये अगर ट्रू है तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी कि y की वैल्यू x में असाइन हो गई। ठीक है। अब ये a ग्रेटर देन b ट्रू है ही नहीं तो एल्स इफ वाला पार्ट मतलब एक बार दोबारा चेक होगी कि a b के इक्वल है या नहीं। यहाँ डबल है, थोड़ा सा छोटा लिखा है मैंने, ये चीज़ डबल वाला साइन है यहाँ पर। ठीक है। ए बी के इक्वल है या नहीं। अगर ए बी के इक्वल है तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी कि डब्ल्यू की वैल्यू एक्स के अंदर असाइन हो जाएगी। अगर वो नहीं है तो सिर्फ एक पार्ट बच गया एल्स का, तो उसमें कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, पी की वैल्यू एक्स के अंदर असाइन हो जाएगी। ठीक है। अब ये वाली जो हमने, अगर ये ट्रू है, a ग्रेटर देन b ट्रू है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब फिर दोबारा चेक होगा कि c ग्रेटर देन d है या नहीं है। अगर c ग्रेटर देन d है तो हमारी x इक्वल टू वाई वाली स्टेटमेंट, मतलब कि y की वैल्यू x के अंदर असाइन हो जाएगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये फॉल्स है, अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, x इक्वल टू जेड वाली, मीन्स जेड की वैल्यू x के अंदर असाइन हो गई। ठीक है। फिर ये सारी स्टेटमेंट्स जैसे जैसे भी जहाँ से भी एग्जीक्यूट होंगी उन सबको ऐसे मिला के यहाँ नीचे ले आना, क्योंकि वो आगे एंड इफ़, मतलब बड़ी वाली इफ़ से इसका जो इफ़ होगा, ये जो इफ़ है उसका जो एंड इफ़ होगा, उसके बाद वाली स्टेटमेंट जो होगी उस पर कंट्रोल अपने आप पहुँच जाएगा। ठीक है। तो ये जो मैं जोड़ रही हूँ ना लाइन से, एक बार आप अच्छे से अपनी बुक में फ्लो चार्ट पे देख लेना, मैंने यहाँ बनाया नहीं हुआ है तो आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो आराम से। ठीक है। अब एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b, देन if k equal to L, then Q equal to T plus P, R equal to S plus G। अब इस इफ़ का एंड इफ़ करेंगे हम, फिर इस इफ़ का एंड इफ़ करेंगे हम। जो भी हम इफ़ स्टार्ट करते हैं उसका एंड इफ़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक चीज़ की अगर हम ऐसी इफ़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो हम लॉजिकल इफ़ कंस्ट्रक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तब हमें एंड इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है और तब हमें देन की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इफ़, लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड देन स्टेटमेंट। ठीक है।
तो अब इसको समझ लेते हैं। अब ए अगर बी के इक्वल नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ए बी के इक्वल है तो फिर सीधा एंड इफ के बाद जो स्टेटमेंट होगी, इसके एंड इफ के बाद जो स्टेटमेंट होगी वह हमारा कंट्रोल चला जाएगा। अब ए बी के इक्वल नहीं है, हमने मान लिया, तो फिर अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। इस स्टेटमेंट में भी एक बार दोबारा लॉजिकल एक्सप्रेशन चेक हो रहा है कि के एल के इक्वल है या नहीं। अगर के एल के इक्वल है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर नहीं है तो ये इफ़ वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और उसका इस वाली इफ़ का कोई एल्स पार्ट भी नहीं है, तो एंड इफ़ के बाहर ही आ जाना है वो। ठीक है, तो अब के एल के इक्वल हमने मान लिया तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये पहले वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे होंगे, तो इनका जो सम है क्यू के अंदर और इसका जो सम है आर के अंदर असाइन हो जाएगा। फिर असाइन होने के बाद एंड इफ़, मतलब इस वाली इफ़ का एंड हो गया और फिर इस इफ़ का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट्स होंगी। अगर इसका कोई और एल्स पार्ट भी होता तो हम बात कर सकते थे। ठीक है, फिर अब दो इफ़ यूज़ करी हैं तो हमने दो एंड इफ़ भी यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अब ये हमारी लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर ए बी से बड़ा है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मीन्स डी की वैल्यू सी के अंदर असाइन हो जाएगी। अब एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जैसे इफ़ ए इज़ लेस देन बी then if P is less than Q, C equal to D and if। अब देखो, अब आप कहोगे मैंने तो दो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करी है तो दो एंड इफ़ होना चाहिए, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने ये जो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करी है वो लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट है, मीन्स एक ही स्टेटमेंट हमने लिखी है, तो ना तो मैं देन लगाऊंगी और ना ही मैं एंड इफ़ यूज़ करूँगी। ठीक है, तो अब देखो ये वाली, अगर ये स्टार्टिंग से बात करते हैं, हमारी ये इफ़ स्टेटमेंट है, ए लेस देन बी अगर है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले ये चेक होगा कि पी लेस देन क्यू है तो ये डी की वैल्यू सी के अंदर असाइन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब सपोज़ करो ए तो लेस देन बी है लेकिन पी लेस देन क्यू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी नहीं और कोई आगे स्टेटमेंट है नहीं, तो कंट्रोल हमारा इसके एंड इफ के बाद में जो भी स्टेटमेंट होगी वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब मान लो ए लेस देन बी नहीं है, अब ए लेस देन बी नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी नहीं, तो एंड इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वहाँ कंट्रोल पहुँच जाएगा। ठीक है, अब कुछ हम इनकरेक्ट इफ स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप कोई गलती ना करो। ठीक है, जैसे कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी देन, हमें यहाँ देन लिखना था, अब हमने यहाँ लिख दिया y प्लस जेड एल्स x इक्वल टू वाई माइनस जेड एंड इफ। तो यहाँ हमारी सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि जो देन है वो हमारा यहाँ आना चाहिए, मतलब इफ़ वाली लाइन में ही, मतलब फर्स्ट लाइन में ही हमें देन लिखना है, और एल्स को हमें एक अलग लाइन में लिखना है, मतलब उसके बाद हम कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन या कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे। कुछ भी एक्सप्रेशन अगर हमें लिखना है तो एल्स की नेक्स्ट वाली लाइन में ही लिखेंगे। तो इसको हम करेक्ट कैसे करें, करेक्ट करके मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है, ध्यान रखना वहाँ पे मैंने एक ही इफ़ यूज़ करी थी और एक ही एंड इफ़ है। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी देन y प्लस जेड एल्स x इक्वल टू वाई माइनस जेड एंड इफ। ठीक है, ये हमारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास
अब तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप कर सकते हो। और भी 2-3 एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, तो आप अच्छे से कर सकते हो। अगर कोई भी आपको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है इफ़ a is greater than equal to b, then x equal to y plus z, else if a is greater than equal to c, then x equal to y minus z। अब हमने ये लिखा, सिर्फ इतना लिखा, तो भी ये गलत है क्योंकि अब हमने इफ़ स्टार्ट किया है तो एंड इफ़ तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आप ना ही करो तो अच्छा है।